हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2024 और 13 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने अक्टूबर 2024 में हिमाचल प्रदेश सतत एवं समावेशी पर्यटन विकास परियोजना के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? हाउ मच लोन हैज बीन सैंक्शनड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू द हिमाचल प्रदेश सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अक्टूबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है $120 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $152 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $162 मिलियन या फोर्थ ऑप्शन है $180 मिलियन। बताइएगा दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने अक्टूबर 2024 में हिमाचल प्रदेश सतत एवं समावेशी पर्यटन विकास योजना के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, $162 मिलियन। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास को समर्थन देने के लिए $162 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। यह ऋण राज्य सरकार की सतत एवं समावेशी पर्यटन विकास परियोजना के वित्त पोषण के लिए प्रदान किया गया है। राज्य सरकार की सतत और समावेशी पर्यटन विकास परियोजना का उद्देश्य 5 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में पर्यटन अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है, जो महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में किस वित्तीय संस्थान ने उदय नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है, जो संपत्ति के खिलाफ लघु टिकट ऋण की पेशकश करता है? In October 2024, which financial institution launched a new product called Uday, offering small ticket loans against property (STLAP)? फर्स्ट ऑप्शन है मुथूट फाइनेंस, सेकेंड ऑप्शन है अर्का फिनकैप लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में किस वित्तीय संस्थान ने उदय नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है, जो संपत्ति के खिलाफ लघु टिकट ऋण की पेशकश करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्का फिनकैप लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड की सहायक कंपनी अर्का फिनकैप लिमिटेड ने उदय नामक एक नया उत्पाद पेश किया है, जो संपत्ति के बदले लघु ऋण की पेशकश करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मालिकों को ध्यान में रखकर बनाए गए ये ऋण 10 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक होंगे। कंपनी का लक्ष्य द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के शहरों में छोटे व्यवसायों की बढ़ती ऋण मांगों को पूरा करना है तथा उनके विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने एक नई आस्थगित वार्षिक योजना निश्चित पेंशन का अनावरण किया है, जो एक गारंटीकृत आजीवन आय प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे ग्राहकों को अपनी सेवानिवृत्ति आय को सुव्यवस्थित करने और दीर्घकालिक ब्याज दरों में किसी भी गिरावट से बचाने की अनुमति मिलती है। Which insurance company has unveiled a new deferred annuity plan, the Nishchit Pension, which is designed to provide a guaranteed lifelong income, allowing customers to streamline their retirement income and protect against any decline in long-term interest rates. फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस निपुण लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस निपुण लाइफ इंश्योरेंस। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रमुख निजी जीवन बीमा कंपनी रिलायंस निपुण लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक नई आस्थगित वार्षिक योजना रिलायंस निपुण लाइफ निश्चित पेंशन का अनावरण किया है, जिसे गारंटीकृत आजीवन आय प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ग्राहकों को अपनी सेवानिवृत्ति आय को सुव्यवस्थित करने और दीर्घकालिक ब्याज दरों में किसी भी गिरावट से सुरक्षा मिल सके। RNL निश्चित पेंशन महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति संबंधी चिंताओं को हल करती है, जैसे कि आजीवन आय की गारंटी स्थापित करना, अंतिम जीवित जोड़े के लिए आय सुनिश्चित करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए विरासत छोड़ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशा करने वालों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए संकल्प पहल शुरू की है। Which state government has launched the Sankalp initiative to tackle drug trafficking and support the rehabilitation of drug addicts in the state? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशा करने वालों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए संकल्प पहल शुरू की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा उन्मूलन पहल संकल्प की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं की तस्करी से निपटना और पुनर्वास प्रयासों को समर्थन देना भी है। संकल्प पहल की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की राजधानी शिमला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में भारत मालदीव को कितनी राशि की मुद्रा स्वैप सुविधा प्रदान करने पर सहमत हो गया है। इन अक्टूबर 2024 इंडिया हैज एग्रीड टू प्रोवाइड अ करेंसी स्वैप फैसिलिटी ऑफ हाउ मच टू मालदीव्स। फर्स्ट ऑप्शन है $100 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $200 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $300 मिलियन, फोर्थ ऑप्शन है $400 मिलियन। बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में भारत मालदीव को कितनी राशि की मुद्रा स्वैप सुविधा प्रदान करने पर सहमत हो गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, $400 मिलियन।
चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने मालदीव को $400 मिलियन की सहायता और 3000 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय प्रदान किया है। यह सहायता मालदीव के सामने मौजूद वित्तीय चुनौतियों से निपटने में सहायक होगी। मुद्रा विनिमय समझौता के अलावा दोनों देशों ने भ्रष्टाचार की रोकथाम और उससे निपटने पर द्विपक्षीय सहयोग सहित 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और खेल एवं युवा मामले के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच 2 समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दीपा कर्माकर जिन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है किस खेल से संबंधित हैं? दीपा कर्माकर हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है साइकिलिंग, सेकंड ऑप्शन है स्विमिंग, थर्ड ऑप्शन है जिम्नास्टिक, फोर्थ ऑप्शन है स्क्वैश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, दीपा कर्माकर जिन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक खेल से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक्स से संन्यास की घोषणा की है। स्मॉल वंडर उपनाम से मशहूर दीपा कर्माकर इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम स्थापित करने वाली पहली महिला भारतीय जिम्नास्टिक थीं। अगरतला त्रिपुरा की रहने वाली दीपा को ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट होने का गौरव प्राप्त है। रियो 2016 में उनकी एकमात्र ग्रीष्मकालीन ओलंपिक उपस्थिति में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गई थीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जापान की संसद ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख शिगेरू इशिबा को औपचारिक रूप से देश का नया प्रधानमंत्री चुना। शिगेरू इशिबा जापान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने? जापान पार्लियामेंट फॉर्मली इलेक्टेड शिगेरू इशिबा हेड ऑफ द गवर्निंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एज द कंट्री न्यू प्राइम मिनिस्टर। शिगेरू इशिबा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। फर्स्ट ऑप्शन है 100, सेकेंड ऑप्शन है 101, सेकेंड ऑप्शन है 102, फोर्थ ऑप्शन है 103। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, शिगेरू इशिबा जापान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 102। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जापान की संसद ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख शिगेरू इशिबा को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। शिगेरू इशिबा जापान के 102वें प्रधानमंत्री बने। 67 वर्षीय शिगेरू इशिबा ने फूमियो किशिदा की जगह ली है, जो उसी राजनीतिक पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। एलडीपी ने 1955 में अपने गठन के बाद से लगभग लगातार जापान पर शासन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कई राजनीतिक घोटालों के कारण इस वर्ष सितंबर में जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new head of BCCI Anti-Corruption Unit? फर्स्ट ऑप्शन है आरती सरीन को, सेकेंड ऑप्शन है शरद कुमार को, थर्ड ऑप्शन है आलोक रंजन को, या फोर्थ ऑप्शन है अमित गर्ग को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शरद कुमार को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं।
सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शरद कुमार, जो 4 साल तक आतंकवाद रोधी संगठन एनआईए के प्रमुख रहे हैं, इनको बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे इस भूमिका में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले 68 वर्षीय कुमार की नियुक्ति क्रिकेट संस्था द्वारा 1 अक्टूबर को की गई थी। बीसीसीआई के एसीयू प्रमुख की नियुक्ति 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who was elected as the chairperson of the 77th session of the WHO's Regional Committee for South East Asia? फर्स्ट ऑप्शन है रुचिका काम्बोज, सेकेंड ऑप्शन है टी राजा, थर्ड ऑप्शन है एस जयशंकर, फोर्थ ऑप्शन है JP नड्डा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, JP नड्डा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। यह समिति क्षेत्र में WHO की स्वास्थ्य नीतियों को आकार देती है। सदस्य राष्ट्रों में बांग्लादेश, भूटान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते शामिल हैं। इसका ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार लाने तथा प्रमुख महामारी, विज्ञान और जनसांख्यिकीय चुनौतियों का समाधान करने पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन से RBI डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? इन अक्टूबर 2024, who among the following RBI deputy governors tenure has been extended by 1 year? फर्स्ट ऑप्शन है मिचेल डी पत्रा, सेकेंड ऑप्शन है M राजेश्वर राव, थर्ड ऑप्शन है तवर्ना रविशंकर, फोर्थ ऑप्शन है J स्वामीनाथन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, M राजेश्वर राव। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में श्री M राजेश्वर राव का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से बढ़ा दिया है। यह विस्तार 1 वर्ष या अगले आदेश तक जो भी पहले हो उसके लिए है। यह श्री राव के लिए दूसरा 1 साल का विस्तार है, जिन्हें पहले अक्टूबर 2020 में 3 साल के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। श्री राव विनियमन विभाग, संचार विभाग, प्रवर्तन विभाग, विधि विभाग और जोखिम निगरानी विभाग का कार्यभार संभालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।